अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इज़ा अहमद है और मैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज मेरे पास सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर एहसन शफीक हैं। डॉक्टर एहसन इज़ अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ही स्पेशलाइजेज इन अपर GI एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसन, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इज़ा, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा नीश है, इट्स अ बिट मोर स्पेशलाइज। एक तो ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है, ऊपर से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स पर्टिकुलरली कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से रिलेटेड है। तो आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा क्या होता है एंड ये दूसरे कैंसर से किस तरह मुख्तलिफ है? अगर आप कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जॉनरा ऑफ जो कैंसर है, लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर इसको इसलिए कहा जाता है कि आपके जिस्म में बहुत से हिस्से हैं जो आपके एब्डोमेन के अंदर विसरास हैं। तो ये स्पेसिफिकली अगर कोई कैंसर ओरिजिनेट करता है या पैदा होता है बड़ी आंत के किसी भी हिस्से में जो कि कनेक्टेड होती है पखाने की नलकी जिसे रेक्टम कहते हैं उसके साथ, तो इस एरिया में कहीं पे भी अगर कैंसर होता है तो उसको हम एज कोलोरेक्टल कैंसर डिस्क्राइब करते हैं। ऑलराइट सर, कंपेयर टू बाकी ममालिक में पाकिस्तान का डेटा क्या कहता है अबाउट कोलोरेक्टल कैंसर्स? अच्छा इज़ा, अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ कैंसर रजिस्ट्री राइट नाउ, जिसमें कैंसर रजिस्ट्री से मुराद है कि जब भी बाहर के ममालिक में, बैरून ममालिक में कभी भी कोई पेशेंट कैंसर के साथ या किसी स्पेसिफिक कैंसर के साथ डायग्नोज होता है, सो दे ऑलवेज रजिस्टर्ड दोस पेशेंट अंडर दोस सब टाइटल्स। सो पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह की कैंसर रजिस्ट्री हम बनाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो अभी हमारे पास लिमिटेड डाटा अवेलेबल है फ्रॉम वेरी वैलिड इंस्टीट्यूट एंड लाइक आवर सेंटर, सो यहाँ पे इस वक्त जो कैंसर है वो ऑन अ सर्ज है। इधर इट इज अपर GI यानी कि मैदे और खाने की खुराक की नलकी के कैंसर हैं या बड़ी आंत के कैंसर हैं, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डू विद योर जेनेटिक्स, जो आपके सारा इंसान की बनावट के अंदर पेचीदगियां हैं उसकी वजह से, और दूसरा थोड़ी डाइटरी मॉडिफिकेशन की वजह से। सो इट्स ऑन अ सर्ज, वी कैन से दैट। सर, आपने जो भी बात की है कि ये राइज पे है, बनिस्बतन 10 या 15 या 20 साल से अब जो आप देख रहे हैं आपकी पेशेंट पॉपुलेशन, क्या वो यंगर लोगों से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर रही है या अभी भी बुजुर्गों में ये कैंसर पाया जाता है? हाँ इज़ा, आप ये जहाँ तक बात है एज ग्रुप की, तो ये एक हमारे पास यहाँ पैराडाइमल शिफ्ट आप कह सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि we always like having a younger population with us, so 50% of our population is from the young group. So बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में होने वाले जितने भी कैंसर्स हैं वो बहुत यंग प्रेजेंट कर रहे हैं। एज फार एज वी कैन टॉक, अगर जो रेक्टल कैंसर है, अगर आप बाहर की पॉपुलेशन में देखें, इधर यू से US और आप वेस्टर्न पॉपुलेशन जो UK या उधर ग्रुप बेस कर रहा है, तो उसमें ज़्यादातर ये कैंसर्स ओल्ड एज में या बूढ़े लोगों में ज़्यादा आता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अर्ली एज ग्रुप में कैंसर्स आ रहे हैं, लाइक वी आर सीइंग दीज कैंसर्स इन अर्ली एज 14-15 ईयर ओल्ड पेशेंट्स, सो दैट इज़ वेरी रेयर टू बी सीन इन वेस्टर्न पॉपुलेशन। और दूसरा, जैसे हम अगर हेपेटोबिलियरी की बात करें तो वो भी हमारे पास प्रॉपर, आपको पता है यहाँ डिपार्टमेंट चल रहा है, तो हेपेटोबिलियरी में भी हमारे पास बहुत यंगर लॉट आ रही है, लाइक अर्ली 30s, मिड 30s और लेट 40s में। और जो कि अगर आप बाहर की पॉपुलेशन में देखें तो 70s या 80s ईयर्स ओल्ड पेशेंट में वो चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। सो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन में बहुत फास्ट और रैपिड ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इट्स माइट बी पॉसिबल कि हम लोग इस वक्त बहुत अर्ली डेवलपमेंटल फेज में हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज, तो कुछ चीज़ें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अभी शुरू हो रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है और दे आर गेटिंग मोर इन्वॉल्वड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, तो उसकी वजह से शायद ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी इस वक्त हमारी पॉपुलेशन में डायग्नोज हो रही हैं। एब्सोल्युटली। सर, कौन से ऐसे अलामात हैं या रेड फ्लैग्स हैं जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है जो जिसकी वजह से उसको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अच्छा, इसमें रेड फ्लैग्स की जहाँ तक आप बात करते हैं इज़ा, तो सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो अगर आपकी फैमिली में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि यू हैव ऑल दैट स्टफ अवेलेबल विद यू दैट कैन अर्ली ऑन और लेटर ऑन कैन डेवलप इनटू कैंसर्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपकी फैमिली बिल्ट अप जो है वो आपकी 7 बच्चे माँ के पेट में बनता है, उस वक्त से वो डेवलपमेंटल चीज़ें आती हैं और वो ज़्यादा प्रो हो सकती हैं फॉर आर कैंसर डेवलपमेंट।
सो एक तो ये बहुत बड़ा है कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो जिस एज ग्रुप में भी वो हुआ है, सपोजिटली अगर 40 इयर्स में डायग्नोज हुआ है तो उस रिस्पेक्टिव कैंसर के लिए 10 इयर्स बिफोर आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना पड़ता है। सेकेंडरीली जो आप अगर कोलोरेक्टल के लिहाज से बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग जो हमारी पॉपुलेशन में बहुत आम है वो है ब्लीडिंग पीआर, या जैसे आप कहते हैं पखाने के दौरान, पखाना पास करने के दौरान खून का आना। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो खून के लोथड़े भी हो सकते हैं, वो पखाने के साथ भी अखराज हो सकता है खून का, और पखाना करने के बाद भी फ्रेश ब्लड की जो है आना पखाने की नलकी से, वो भी इसमें है। हाँ, यूजुअली क्योंकि हम लोग इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं विद हेमरॉइड या बवासीर के साथ, सो यूजुअली पेशेंट डायग्नोज नहीं होते, वो अमूमी तौर पे इसको लाइटली लेते हैं। उसके बाद वजन का कम होना बगैर किसी वजह के, कि अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे एंड यू आर नॉट गेटिंग इट विलफुली, सो अगर वो आपका खून की ये आपका वजन कम हो रहा है तो उसकी वजह से ये जो है ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि वजन की कमी। दूसरा, इसमें अगर खून की कमी आ रही है तो खाने की नलकी के कैंसर, खासतौर तौर पे जो राइट साइड या दाईं साइड की जो बड़ी आंत है, उसके कैंसर यूजुअली प्रेजेंट करते हैं आपके पास जब आपके खून की कमी होती है, चलने फिरने में सांस फूलने लग जाता है, और भूख का ना लगना, कि आप खाना चाहते हैं लेकिन भूख नहीं लग रही, सारा सारा दिन खाने को दिल नहीं कर रहा। सो अगर ये सारे कलेक्टिवली आपके पास चीजें आ रही हैं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, खाने में खून आ रहा है, बगैर दर्द के आ रहा है, वजन अचानक से कम होने लग गया है, जिसे हम 10% वेट लॉस कहते हैं विद इन लास्ट 6 मंथ्स, यानी अगर एक 60 kg का पेशेंट है, उसका 6 किलो वजन लास्ट 6 मंथ्स में लूज हो गया विदाउट एनी रीजन, और उसको भूख नहीं लग रही। तो ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरलाइज्ड पॉपुलेशन में अगर हो तो उनको जरूर राब्ता करना चाहिए अपने करीबी डॉक्टर से। एब्सोल्युटली सर, जैसे कंपेयर टू बाहर के ममालिक, स्पेशली यूएस एंड द यूके, वहाँ पे उनके पास एस्टैब्लिश्ड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं। क्या पाकिस्तान में इस तरह के कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स मौजूद? इज अ बीइंग अ डेवलपिंग नेशन वी हैवंट डेवलप्ड देम येट, क्योंकि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसको जर्नलाइज करना, क्योंकि आप जब भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है दैट हैज़ टू फॉलो दीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, आर दे विलिंग टू गो अहेड, हैव दे हैव द मनी और सर्टेन अमाउंट इन देयर पॉकेट्स। सो ना तो अभी ऐसा इनिशिएटिव किसी प्राइवेट लेवल पे लिया गया है, ना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है हमें। अब जैसे अगर सपोजिटली हम कोलोरेक्टल की बात करें या बड़ी आंत का जो कैंसर है उनकी बात करें, तो इसके लिए सिंपल आपको फीकल ओकल्ट ब्लड या खाने के ऊपर ना नजर आने वाले खून के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि एक बेसिक चीज़ है। और अगर किसी फैमिली में पहले से ये कैंसर चल रहे हैं तो उनमें, या किसी पेशेंट को कुछ ऐसी पेट की बीमारियां हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज, या जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई आईबीडी में करते हैं, तो उनके लिए क्लोनोस्कोपीज, आपकी इंटरवल क्लोनोस्कोपीज होती हैं, 5 ईयरली प्रोग्राम्स होते हैं, वो रन किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ विल की एक कमी है। अगर हम लोग एक ये विलफुली एक चीज़ बना लें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम करें, जैसे हमारे पास एक सेहत कार्ड की फैसिलिटी है, इसी तरह के हम कोई नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा दें जिसमें कि आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हों लोगों के लिए पास, और वो उसको जो है करवा सकते हो अपने एक बजट के अंदर, तो मेरा ख्याल इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव। एब्सोल्युटली सर। सर, जैसे मेडिसिन अब नाउ इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स एंड ऑल ऑफ दैट, आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए अपने एक पेशेंट को टुवर्ड्स अ सर्जिकल कंसल्ट? इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद हिस्ट्री ऑफ पीआर ब्लीड दैट इज पेनलेस, और उसके साथ वो मरीज कंप्लेन कर रहा है कि वो उसकी जो ये सेम कंप्लेन्स हैं फॉर अ सर्टेन टाइम फ्रेम है, और उसके साथ वजन की कमी और बाकी रेड फ्लैग्स बीच में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स अ हाई टाइम दैट gastroenterologist either should go ahead with colonoscopy and other baseline screening programs, or should refer the patient to the specialty departments, जिसमें कि जनरल सर्जरी या जहाँ पे आपके पास सुपर स्पेशलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे रेफर करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। फॉर अ पर्सन जिनका अभी डायग्नोज हुआ है विद कोलोरेक्टल कैंसर या एनी जीआई कैंसर फॉर दैट मैटर, बेसिक वर्कअप क्या लगता है उस चीज़ का अप अंटिल द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस टू द सर्जिकल डे? अच्छा, इसमें इज़ा जो चीज़ एक हमें देखनी पड़ेगी, वो इसमें हम ब्रॉडली क्लासिफाई अगर कर सकते हैं तो 2 तरह का वर्कअप होता है। एक आपका है स्टेजिंग वर्कअप, कि आप ये डिलिनिएट करना चाहते हैं कि बीमारी किस लेवल पे है, उसकी स्टेज क्या है। ब्रॉडली अगर हम
क्लासिफाई करें मोर और लेस, देयर आर 4 स्टेजेस, जिसमें पहली स्टेज में बीमारी सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ से वो शुरू हुई है। सेकंड स्टेज में उसमें थोड़ी सी ज़्यादा वो फैली हुई है अपनी ही जगह पे, और फिर उसके बाद अगर वो इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रही है वो स्टेज 3 है, और अगर वहाँ से निकल के वो जिस्म में दूर के हिस्सों में फैलना शुरू हो गई है जैसे जिगर में, फेफड़ों में, तो वो स्टेज 4 है। सो इसमें आपके पास वर्कअप थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें तो अगर कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें, हम लोग स्पेसिफिक हो जाएं इसमें, तो उसमें आपको सबसे पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। जैसे सिंपल एक सीबीसी में अगर आपका HB कम आ रहा है, वो लोअर एंड पे है, तो दैट इज फर्स्ट इंडिकेटर टू गो अहेड विद फर्दर स्क्रीनिंग। और उसके बाद स्टूल ओकल्ट ब्लड, ठीक है, फीकल ओकल्ट ब्लड आप करवा सकते हैं। देन कम्स द क्लोनोस्कोपीज या सिग्मोइडोस्कोपीज और विद बायोप्सीज। और इसके बाद चल के अगर वहाँ पे कंफर्म हो जाता है बायोप्सी पे कि वहाँ कोई इस तरह की ग्रोथ है जो कि सिनिस्टर लुकिंग है या वो आगे चल के कैंसर की तरह लग रही है, तो उसमें फिर फर्दर वर्कअप में आप सिटी स्कैन्स कराते हैं, अगर रेक्टम में है तो MRIs कराते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ तो सिंपल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है यू नीड टू कंसल्ट सम स्पेशलिस्ट, ईदर इट इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और द सर्जन, rather than getting it done by yourself. Absolutely. Sir, आपको जो surgical modalities हैं आजकल there are a lot and we are progressing more towards minimally invasive surgery. उसके बारे में what can you tell us related to cancer? अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बात करना चाह रही हैं जो कैमरे के जरिए आजकल टेस्ट हो रहे हैं या रोबोटिक सर्जरी के जरिए जो हम लोग सर्जरीज कर रहे हैं। सो हाँ, ये एक अच्छी मोडेलिटीज हैं। और अगर हम बात करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो ओपन सर्जरीज हैं वो अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन विद इन अपकमिंग ईयर दे विल बी। इन डेवलप्ड कंट्रीज दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड विद दीज गैजेटरीज। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ मशीनों की मदद से किया जा सकता है। दीज आर ऑलवेज लाइक द टूल्स टू गेट थिंग्स डन, ठीक है। और उसमें अगर आपके सर्जन्स ट्रेन्ड हैं एंड इफ दे आर कंफर्टेबल इनफ टू गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ टूल्स, सो ये किए जा सकते हैं। यकीनी तौर पे इनके रिजल्ट्स मैं यहाँ ये बात आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला दी गई है कि शायद जो कैमरे के जरिए टेस्ट है, एक तो उसको कहा जाता है कि लेजर के जरिए इलाज है। सो ये एक मिस नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो लेजर नहीं है बल्कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं। और अमूमी तौर पे लोगों में एक मिसकंसेप्शन बना दी गई है कि कैमरे के जरिए पूरी बीमारी नहीं निकाली जाती और जो है वो शायद उसमें कोई इट इज इंफीरियर टू द ओपन सर्जरी। सो ऐसा नहीं है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें या मैं ओवरऑल जो हमारे पास पब्लिश डाटा उसकी बात करूं, तो उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कैमरे की मदद से जितनी भी सर्जरीज हैं उनके बहुत से फवाइद हैं ओवर द ओपन सर्जरीज। जैसे कि सबसे बड़ा फायदा है कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि मरीज का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, मरीज की दर्द में वाज़ेह तौर पे कमी आती है। और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बीमारी पूरी नहीं निकलती, तो आपको जब कैमरे से आप देख रहे होते हैं तो आपको एक बहुत मैग्नीफाइड इमेज नजर आता है, 10 to 20 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल इमेज। तो एक चीज आपको जो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है उसको वहां छोड़ के आना एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, बीमारी ज्यादा फैली हुई हो तो उसमें वो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। लेकिन वो ओपन हो या लैब हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये इंटरकन्वर्टेबल चीजें हैं कि अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं और कहीं आपको लगता है कि ये यहाँ पे चीजें ज्यादा वर्स हैं, तो आप यू कैन ऑलवेज ऑप्ट द ओपन वन। लेकिन लोगों के लिए यही है कि इट्स मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इज ओवरऑल प्रूवन एक मोडेलिटी है जिसमें आजकल अच्छा काम हो रहा है। यहाँ हमारे सेंटर की अगर बात करूँ तो पिछले 2 साल में हम 100+ सर्जरीज जो हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं। कैंसर सर्जरीज जो हैं जिसमें ज़्यादा जो है, अगर मैं बात करूँ 100+ लोअर जीआई हैं और 50+ अपर जीआई सर्जरीज हम परफॉर्म कर चुके हैं। और हम सारा काम मिनिमल इन्वेसिव या लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं। We are eyeing towards robotic surgery in upcoming future, लेकिन it's yet to be seen. Absolutely, sir. Thank you so much for your time. This is definitely एक ऐसी जो स्टोरी है जो डिजीज़ की नोयत को हमें सही तरीके से बताती है कि how we should be aware about it. And यकीनन इंसानों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ से। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का सर्जिकल मसला या डॉक्टर कंसल्टेशन या इलाज की ज़रूरत है तो आप शालीमार हस्पताल से रुजू फरमा सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।